हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटोरिया बिहार संग्रह, तथ्य संग्रह है ये और वन लाइनर फॉर्म में आता है फ्रेंड्स ये। और बिहार बीपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम आते हैं ना बिहार में, जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये बिहार स्पेशल है और इसमें बिहार तथ्य संग्रह। और फ्रेंड्स, इसमें 3 वीडियो हमारा अपलोड हो चुके हैं, जिसमें बिहार का परिचय और बिहार का इतिहास में, प्राचीन इतिहास में ही चल रहा है वीडियो, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास में आ चुका है 2 वीडियो और तीसरा वीडियो अभी अपलोड कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एडिटोरिया का ही हमारा करंट कॉन्सेप्ट चल रहा है फ्रेंड्स, जो करंट मेंस और प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एडिटोरिया का टेस्ट भी चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे है, और जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक जैसे कि स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत आदि का है, जो इसमें 7 टेस्ट हो चुके हैं, तो वो अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट पे फ्रेंड्स। और परफेक्शन आईएएस का लगातार टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, जिसमें परफेक्शन आईएएस का टेस्ट भी है, और जो 90 डेज प्लानर करके आ रहा है टेस्ट, वो भी हम अपडेट कर रहे हैं लगातार। तो वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और बिहार स्पेशल में ही जो इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो जो एमसीक्यू बेस पे है फ्रेंड्स, वो सारा मैं अपलोड कर दी हूँ प्लेलिस्ट पे, तो वहाँ पे जाके आप देख लेंगे। काफ़ी हेल्प हो जाएगा एग्जाम के लिए। और 30 सितंबर को एग्जाम होने वाली है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुंग वंश के बारे में, आज सुंग वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, और आज हम लोग एंशिएंट बिहार कंप्लीट कर देंगे। छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा फ्रेंड्स। तो पहला है सुंग वंश। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र सुंग ने कब की थी? तो कब की थी फ्रेंड्स? तो ये 185 मतलब 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक बृहदत्त हैं। और किसने हत्या की? तो पुष्यमित्र सुंग ने। और कब? तो 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना हो गई थी। पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण थे और वह बृहदत्त का सेनापति थे। तो ठीक है, ये बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक ये थे ना, उनका सेनापति ही पुष्यमित्र सुंग थे, और ये ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 यश्ममेव यज्ञ कराए थे। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर पूछता है कि पुष्यमित्र ने कितने यश्ममेव किए थे? तो ये 2 किए थे, और इसके जो पुरोहित थे पतंजलि थे। तो पतंजलि के बारे में पूछता है कि पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र सुंग के थे। और फ्रेंड्स, ये क्या है ना, ये हमारा एक नोट्स टाइप का है। जैसे हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं, उसमें से कुछ नोट्स बनाते हैं, जो अंतिम एग्जाम के टाइम में हमें याद करना होता है या हमें देखना होता है। इसी तरीके से ये बुक है। अगर हम ये बिहार स्पेशल का बुक का अगर नोट्स ना भी बनाएं, और अगर ये वीडियो हम देख लेते हैं या फिर इसका PDF पढ़ लेते हैं एग्जाम के लास्ट टाइम में, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र, जो 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र और मालविका का ही वर्णन है, ठीक है। और यही पूछ लेता है फ्रेंड्स कि मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखे हैं। और कालिदास भी किसके समकालीन थे फ्रेंड्स? तो ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम में ही थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका ये कलर चेंज कर देते हैं। ये कलर आपको उठ के नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम शासक कौन थे फ्रेंड्स? तो देवभूति थे, ठीक है। कौन? तो देवभूति थे इस वंश का अंतिम शासक। तो ध्यान रखिएगा कि सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र सुंग ने किए थे। और कब? तो 1800 कब किए थे? तो 185 ईसा पूर्व में किए थे। और ये ब्राह्मण थे और बृहदत्त के सेनापति भी थे। और पुष्यमित्र शुंग सेनानी की उपाधि धारण की थी और अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और कितने यश्ममेव फ्रेंड्स? ये 2 यश्ममेव यज्ञ करवाए थे। और उनके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। इतना ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कण्व वंश। तो कण्व वंश के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या की,
ठीक है। कण्व वंश के संस्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर दी थी और वसुमित्र शुंग के अमात्य मतलब मंत्री थे। तो ये भी देख लीजिए कि मौर्य जो मंत्री थे जो शुंग वंश की स्थापना की थी, और शुंग वंश के जो मंत्री थे कण्व वंश की स्थापना की थी वसुमित्र की हत्या करके। तो कण्व वंश की भी ब्राह्मण थे और इस वंश का अंतिम शासक सुकर्मा थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुकर्मा की हत्या कर कण्व वंश की अंत कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कुषाण वंश के बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है फ्रेंड्स, जो कण्व वंश के बारे में बस इतना ही पूछता है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, तो वसुमित्र ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कुषाण वंश। तो भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण वंश सबसे अंतिम थे। ठीक है। भारत में आने वाले विदेशियों में कुषाण वंश सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंदी, यूनान, शक, पल्लव और कुषाण है। फ्रेंड्स आपको ना अगर आप टेस्ट वेस्ट दिए होंगे ना तो ये आपको मिल गया होगा कि भारत में आने वाले विदेशियों का कालक्रम क्या है, तो पहले कौन आए थे। तो ये आपको जरूर ये लाइन मिला होगा, मैं डाम श्योर हूँ क्योंकि आपको मिला ही होगा क्योंकि ये बार बार पूछता है। तो पहले आए थे हीन यूनान, उसके बाद शक आए थे, फिर पल्लव और लास्ट में कुषाण आए थे। ध्यान रखेंगे। कुछ कुषाण चीन की यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कटफिशस। ये एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कटफिशस। और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो कनिष्क थे। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क थे फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है सबसे प्रमुख शासक कनिष्क थे। कुषाण वंश की राजधानी पुष्यपुर, पेशावर और मथुरा थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि कुषाण वंश की दो राजधानी थी, एक पुष्यपुर जो पेशावर उसको बोलते भी है, और मथुरा में थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला विकास हुआ था। ये एग्जाम में पूछता है, देखेंगे आप देखे होंगे घटना चक्र, बिहार स्पेशल घटना चक्र किए होंगे फ्रेंड्स, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। और कनिष्क ने 78 ईसा में राजा बनने के बाद अवसर पर सख्त संवत चलाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है कि सख्त संवत कब हुआ है फ्रेंड्स, तो 78 ईसा में। और किसने चालू किया था, तो कनिष्क ने स्टार्ट किया था। और कनिष्क के समय सिल्क मार्ग का पर कुषाणों का आधिपत्य था। और ये वाली तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किए थे। और उसी में क्या हुआ था, तो उसी में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था फ्रेंड्स, तो वो भी ध्यान रखिएगा। उसका जो अध्यक्ष थे तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। जो ये उपाध्यक्ष थे फ्रेंड्स, और बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। और कनिष्क के समय में गांधार और मथुरा कला विकास हुआ था। तो इतना चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके लिए इतना ही काफ़ी हो जाता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है गुप्त वंश के बारे में देख लेते हैं। गुप्त वंश का क्या है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये सारा नोट्स की तौर पे है फ्रेंड्स। और अगर सिर्फ ये करके जाएंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस है मुझे। और गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश का स्थापना किसने की थी, तो श्री गुप्त ने किए थे। और कब, तो 240 से 280 ईस्वी में किए थे। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त थे, जो 280 से 320 ईस्वी तक थे। वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा कौन की उपाधि धारण किए थे फ्रेंड्स, तो घटोत्कच गुप्त ने। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त प्रथम से आगे हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईसा तक रहे थे। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। यहाँ के लेकिन किए तो श्री गुप्त, लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत को चलाया था। तो ये ध्यान रखेंगे। गुप्त संवत कब हुआ था फ्रेंड्स, तो गुप्त संवत 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाए थे। और कौन किए थे फ्रेंड्स, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने।
ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि गुप्त वंश में कौन से ऐसे राजा थे जो जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। फिर चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो समुद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल है 335 से 375 के बीच में है, ठीक है। और इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि भारत का नेपोलियन, ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था, तो स्मिथ ने कहा था। ये ध्यान रखेंगे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक या अपरितर्थ का उपाधि धारण की थी। तो ठीक है। और समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रस्थित से मिलती है। और उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं की विजित किया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है फ्रेंड्स कि प्रयाग प्रस्थित किसने लिखा था, तो हरिसेन ने। और किसके बारे में, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में। और उसमें उत्तरापथ के 9 राजा और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। और वीणा बजाते हुए उनके सिक्के पे है फ्रेंड्स, वीणा बजाते हुए फोटो है उनका, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसलिए उनको कविराज भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया, समुद्रगुप्त को उनके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे, ये ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानते थे। और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईसा पूर्व में रामगुप्त राजा बनने का साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उनके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य भी बोला जाता है इनको। 3 के बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इससे एग्जाम में पूछता है, आपको मिला भी होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। और कब, तो 389 मतलब 389 ईस्वी में। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बोला जाता है उनको। और उसने क्या किया था, तो शकों को पराजित किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी और कुबेरनाग से विवाह किए थे। तो चंद्रगुप्त दूसरे दो शादी किए थे फ्रेंड्स। और कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बागटाक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया गया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। और फाहियान भारत में 14 वर्ष, जो 399 से 414 तक रहा था। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि फाहियान किसके कार्यकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और कब आए थे, तो 399 से 414 ईस्वी में आए थे, ठीक है। और ये कितने वर्ष रहे थे, तो 14 वर्ष रहे थे इंडिया में। और चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली स्तंभ चंद्र नाम से संबोधित किया गया था। तो ये भी एक एग्जाम में पूछता है कि महरौली लौह स्तंभ किसके नाम का है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पे है, ठीक है। और महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। कब माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय 9 रत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के कितने थे, तो 9 रत्न थे। उसमें कौन कौन से शामिल फ्रेंड्स, तो कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, बारहमिहिर, शंकु, वेताल भट्ट, घटपर्ण, छनपक और भरूच थे, ठीक है। और नेक्स्ट है कुमारगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। तो कुमारगुप्त का कार्यकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। और उसके
चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम जो 415 में शासक बन गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था। तो इसमें से सबसे ज़्यादा यही पूछता है फ्रेंड्स कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त ने करवाए थे। इतना खाली पूछता है, ज़्यादातर इनको में इसमें यही पूछता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और जो नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, तो ये बौद्ध धर्म शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र भी बन गया था। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। और मध्य एशिया की बर्बर जाति हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर भारत से बाहर खरीद दिया था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हूनों को किसने पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा हुआ है। और इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया है। ठीक है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और उसका पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त ने सक्रादित की उपाधि धारण की थी। तो ये ध्यान रखेंगे। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया था। ठीक है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। तो ये भी पूछता है कि किसने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है, तो B.A. स्मिथ ने कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा हुआ है प्रश्न, और इसमें सारा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। मैं एक क्वेश्चन ना बोलूँ, इसमें जितने भी है ना वन लाइनर, और सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। अब पाल वंश के बारे में देख लेते हैं। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने कब किए थे फ्रेंड्स, तो ये 750 ईस्वी में किए थे। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने, और कहाँ, तो बिहार शरीफ में। उसके बाद इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल थे। ठीक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में की स्थापना की थी। तो एक ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उसका स्थापना धर्मपाल ने किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से पूछते हैं फ्रेंड्स। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है, का निर्माण भी धर्मपाल ने ही कराए थे। और धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। और धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित कर दिया था। उसने कुछ समय तक कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया था। तो ये हर्ष का टाइम क्या है फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखेंगे इसका कि उत्तरापथ स्वामी क्या उपाधि किसने धारण किया था, तो धर्मपाल ने। और धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पाल वंश का राजधानी कहाँ था, तो ये मुंगेर में। और किसने बनाया था, तो देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये देवपाल ने किए थे। ठीक है। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। तो ये ध्यान रखेंगे। और देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया था। पालकालीन कांसे की मूर्तियां
अपनी कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन और बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो आप मेंस एग्जाम देंगे ना, तो उसमें पहले भी और अभी भी आते हैं, पाल कला से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये पूछता है फ्रेंड्स कि पालकालीन कला में कौन से ज़्यादा कलात्मक था या प्रसिद्ध था। तो कांसे की मूर्ति और उसके जो प्रवर्तक थे वो धीमन और बिठपाल दोनों थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। अब प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, शासक एवं उनकी राजधानी याद कर लेते हैं। तो वंश एवं शासक और राजधानी है तो बृहदत्त वंश, तो ग्रीवच राजगिरी और मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार तो ग्रीवच राजगिरी। एक बार पूछा था फ्रेंड्स, आप 67 में या 66 में भी पूछा था, 66 में आई थिंक पूछा था कि मगध की राजधानी कहाँ था। पहले बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देते थे फ्रेंड्स, 67 तक इजी क्वेश्चन पूछते थे। तो पूछा था कि मगध की राजधानी कहाँ थे, तो ग्रीवच में था। उदयन ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग कहाँ थे, वैशाली में। कालाशोका वापस भी पाटलिपुत्र ले आए थे। नंद वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र में था। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में। कुषाण पुरुषपुर और मथुरा में दो इसका राजधानी था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। गुप्त वंश का पाटलिपुत्र में और पाल वंश का मुंगेर में था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं, क्योंकि साहित्य से एग्जाम में आपको जरूर पूछेंगे और आपका 1 मार्क्स सुनिश्चित कर देंगे फ्रेंड्स। तो अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखे थे और राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध पुस्तक है। ये मत सोचिएगा कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का है, तो ये नहीं है फ्रेंड्स, ये राजनीतिक बुक है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखे थे। बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। बुद्ध चरित्र क्या है, तो बुद्ध चरित्र महाकाव्य है, बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। और किसने लिखा, तो अश्वघोष ने। और अश्वघोष किसके राज कवि थे, तो आपने पहले देखा कि कनिष्क के कवि थे, कनिष्क के दरबार में कवि थे। और जो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें ये उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। प्रज्ञा परमिता कौन थे, तो ये नागार्जुन ने लिखा है प्रज्ञा परमिता। और शून्यवाद का सिद्धांत इसमें दिए हैं। CU की हेंगसांग द्वारा लिखा गया है। भारत की यात्रा विवरण है, तो ये भी ध्यान रखेंगे हेंगसांग। और हेंगसांग किसके टाइम में आए थे फ्रेंड्स, तो हर्षवर्धन के टाइम में। और उसका जो बुक है नाम है CU की। फिर इंडिका, एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिका किसने लिखा है, तो इंडिका मेगास्थनीज का था फ्रेंड्स। और मेगास्थनीज किसके दरबारी कवि थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कवि थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके ही दरबार में रहते थे मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। और उनका पुस्तक का नाम है इंडिका। मिलिंद पनाहो तो नागसेन ने लिखे थे मिलिंद पनाहो को। और इसमें बैक्ट्रियन शासक मिलांडर और नागसेन की वार्तालाप का संग्रहण है। ललित विस्तार तो बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश तो श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। और जातक कथाएं तो बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानियां हैं, तो ये याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। ललित विस्तार तो उतना नहीं पूछा है, तो आप ध्यान में रखेंगे। हसक नहीं पूछा तो आगे नेक्स्ट पूछ लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने छोटा ही वीडियो बनाना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा है कि मैम इसमें छोटे वीडियो बनाए ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन का पूरा देख लेंगे, जितने भी बनेगा, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार कर सकती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।